हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेरी गुड नाइट टू एवरीवन। एक बार हम लोग फिर से आ चुके हैं अपनी क्लास में, जहां पे हम लोग शुरुआत कर चुके हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का। कल हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था, प्रकाशिक माध्यम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरणों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग आदर्श पारदर्शक नाम की भी बात कर लेते हैं कि आदर्श पारदर्शक किसे कहते हैं। दोस्तों, आदर्श पारदर्शक मतलब होता है कि जिसमें जो पूरी तरीके से पारदर्शी हो, अर्थात कि जहां पे प्रकाश थोड़ा सा भी परावर्तित न हो, उसको अवशोषित न करे, अर्थात प्रकाश जितना हमने भेजा उतना ही प्रकाश वहां से सीधे निकल जाए। और आज हम लोगों ने पहले से ही नोट्स यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, ताकि कल जो था वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी सिर्फ लिखने की वजह से। लिखने में हमको टाइम लिखने में लग रहा था, और लिखने में जितना टाइम लग रहा था उतने में हम बोल के कुछ समझा भी देते, तो इसलिए आज मैंने पहले से ही लिख दिया हुआ है। सबसे पहला हमने हेडिंग डाला हुआ है आदर्श पारदर्शक। आदर्श पारदर्शक का मतलब होता है जहां पे प्रकाश 100% अर्थात पूरी तरीके से आर पार निकल जाता है, अर्थात थोड़ा सा भी अवशोषित नहीं करता है। अगर हम कांच की बात करें तो कांच में जब हम टॉर्च जलाएं या फिर प्रकाश हम भेजते हैं, तो जो है टॉर्च से जो निकलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं थोड़ी सी मात्रा में कांच में भी अवशोषित हो जाती हैं, जिससे कि कांच चमकने लगता है और उस साइड जो है प्रकाश दूसरी बगल निकल जाता है। लेकिन आदर्श पारदर्शक का मतलब होता है निर्वात। जो निर्वात, अब प्रश्न है कि निर्वात किसे कहते हैं। तो निर्वात जहां पे हवा की अनुपस्थिति हो उस जगह को हम निर्वात कहते हैं। अर्थात देखिए, यहां पे शायद आप लोगों को दिख ना रहा हो, बोर्ड जो है चमक रहा होगा, हम बता देंगे हैं ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, निर्वात, निर्वात का मतलब होता है जहां हवा भी उपस्थित ना हो। निर्वात का मतलब है जहां पे हवा भी उपस्थित न हो, तो निर्वात को ही आदर्श पारदर्शक कहा जाता है। हमने लिखा हुआ भी है कि आदर्श निर्वात आदर्श अथवा पूर्णतः पारदर्शक का काम करती है। देखिए, यहीं तक शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, आदर्श अथवा पूर्णतः पारदर्शक का काम करती है, क्योंकि इससे होकर क्यों आदर्श पारदर्शक का काम करती है, क्योंकि इससे होकर प्रकाश का 100% भाग आर पार निकल जाता है। दूसरी हम लोगों ने हेडिंग डाली है प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट्स। मतलब प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं, तो किसी समांग माध्यम से, समांग मतलब एक जैसे माध्यम से, किसी समांग माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखीय, ऋजुरेखीय मतलब सीधी रेखा, तो जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर के जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरण को हम लोग, जैसे यहां से हमने लिखा ना कि किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से, इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय पथ, अर्थात जिस ऋजुरेखीय पथ, सीधे पथ पे, जिस सीधे पथ से होता हुआ, पथ मतलब रास्ता, जिस ऋजुरेखीय पथ से होकर, मार्ग से होकर या पथ से होकर या रास्ते से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। और आगे तीर लगाते हैं क्योंकि प्रकाश सीधे बढ़ते जाए, तो हम उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक, इसके बाद से आती है बात प्रकाश पुंज की, मतलब बीम ऑफ लाइट की। प्रकाश पुंज, तो किरणों के समूह को हम पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। हमने लिखा भी है कि एक ही दिशा में जाने वाले, अर्थात एक ही दिशा में, जो अगर ये इस साइड जा रहा है तो दूसरा भी उसी साइड जाए, तीसरा भी उसी साइड जाए, मतलब एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब प्रकाश पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है अभिसारी, अभिसारी कन्वर्जेंट। ठीक, ये सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिल रही होती हैं। ठीक, यदि सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिल रही हों तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यदि सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, ध्यान दीजिएगा, हम बना देते हैं यहां पे फिगर बनाते हैं कि यदि सभी की सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु, मान लेते हैं ये बिंदु ए है, किसी एक बिंदु पे मिल रही हूं, अर्थात इधर से चलती हुई आ रही हूं और यहाँ पे मिल रही हूं,
तो इस प्रकार की किरण पुंजों को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारी अपसारी किरण पुंज। अपसारी जिसे डाइवर्जेंट कहते हैं। यदि प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, अर्थात ये किसी एक बिंदु पे जा रही थी, अब जो है किसी एक बिंदु से आएंगी, आती हुई आएंगे नहीं, आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन्हें हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिगर इसका भी बना देते हैं। फिगर हमने बनाया हुआ ही है, चलिए बना देते हैं फिर से। अगर यहाँ पे कोई बिंदु ए है और किरण जाती हुई प्रतीत हो रही हो, आती हुई नहीं, इस बारी जाती हुई प्रतीत हो रही हो, तो उन किरण पुंजों को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, हमने ये हम लोग का लेक्चर दूसरा है। अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग जाकर के पीछे प्रकाश किसे कहते हैं, ये हम लोग का लेक्चर 2 है, डे 2, यहाँ पे लिखा है ना डे 2, अर्थात दूसरा दिन। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला जो प्रकाश की किरण पुंज होती है उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं, जिसे पैरेलल इंग्लिश में कहा जाता है। इसको हम लिखेंगे कि यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हों, जैसे यदि एक प्रकाश की किरण ये हो और दूसरी प्रकाश की किरण ये हो, परस्पर समांतर, समांतर का मतलब बीच का जो अंतर है वो समान हो, तो परस्पर समांतर हो, मतलब समांतर हो, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कह सकते हैं, किरण पुंज भी कह सकते हैं। अगली हेडिंग हम डालेंगे प्रकाश के लक्षण। कुछ बेसिक से लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे जो कक्षा 10 तक के काम आएंगे। और हम लोग चूंकि कक्षा 10 की ही क्लास है तो कक्षा 10 के लेवल का ही पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं, तो प्रकाश के कुछ लक्षण हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रकाश के लक्षण मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब प्रकाश कौन कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं उनको हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रकाश का जो गुण होता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जी हाँ, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में अक्सर करके कि प्रकाश चलता है और ऑप्शन दे देता है, बहुविकल्पी में ही ये पूछा जाएगा और ऑप्शन आपका रहेगा 4 जिसमें से आप लोगों को टिक करना है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंगों का अर्थात प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इसके लिए आप लोगों को अगले वीडियो में भी आना पड़ेगा, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में है हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आप लोग जानिएगा। अभी हम लोग पढ़े प्रकाश के लक्षण, तो हम इतना जानते हैं कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगर ये आप लोग को पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें किन्हें कहते हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए, नहीं पता है तो नो लिख दीजिए और आगे वाली वीडियो का वेट करिएगा। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला है हमारा दूसरा पॉइंट जो है प्रकाश की गति। ये तो आपको 10वीं से लेकर के 12वीं तक जितने भी सवाल लगाएंगे उन सब में काम आएगा कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, जिससे हम आदर्श, जो जिसमें हमने पारदर्शी पढ़ा तो आदर्श पारदर्शक पढ़ा, जो निर्वात होता है आदर्श पारदर्शी में गिना जाता है। तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसके बाद अगला जो है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। जैसे जंगले से अगर प्रकाश आ रहा हो तो वो भी जिस एंगल से, अर्थात सूरज जिस एंगल से रहेंगे उसी एंगल से, अर्थात अगर जो यहाँ पे सूरज है तो यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ पे एक विंडो है, विंडो, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें हैं ऐसे प्रवेश करती हैं। ठीक, थोड़ा सा अगर ऊपर जाता है ये प्रकाश का सोर्स ऑफ लाइट जो है थोड़ा सा ऊपर जाता है तो प्रकाश की किरणें भी क्या होती हैं, थोड़ी सी झुक जाती हैं, ऐसे आने लगती हैं।
ठीक, तो इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखाओं में चलती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल ये भी है कि हमारी छाया का बनना, अर्थात प्रकाश सीधी रेखाओं में आती है। हम जितने दूर खड़े हो जाते हैं, प्रकाश सीधी रेखाओं में आती है, और अगर हम जितने दूर खड़े हो जाते हैं उतने दूर प्रकाश जा ही नहीं पाता, अर्थात प्रकाश यहीं पे रुक जाता है, और रुकने के कारण पीछे काला छाया बन जाता है, जिसे हम लोग परछाई के नाम से जानते हैं। तो काला छाया भी जो होता है वो प्रकाश की सीधी रेखा में चलने के कारण बनता है। ठीक, नहीं तो अगर प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा चलता तो कहता है ऐसे आ रहा होता प्रकाश, तो कहता है तू हो चलो इधर रास्ते थोड़ा इधर से घूम के चलते हैं, आजा पिछड़ा लग जाता। लेकिन क्या है, प्रकाश जो है सीधे रेखा में चलता है, तो अगर हम खड़ा है हम तो आएंगे प्रकाश, आओ आके प्रकाश हमारे टकरा जाएंगे, टकरा के फिरो या तो हमसे परावर्तित होंगे तो लोग हमको देख पाएंगे, और हमारी जो छाया है पीछे हम जाना ही नहीं देंगे, हमारा बॉडी जो है पीछे जाना ही नहीं देगा प्रकाश को, कहेगा रुको यहीं पर रुके रहो, तो जो हमारी जो छाया है वो पीछे बन जाएगी। ठीक, इसके बाद से हम तीसरा तो हो ही गया। चौथा जो है ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों, देखिए ध्यान से देखिएगा कि तल, द्रव लिख दिया तो द्रव से कितने लोग कंफ्यूज जाते हैं कि द्रव है तो यहाँ पे तो अपवर्तन होगा, नहीं, ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश अगर कहीं से चलती हुई आ रही है, तब तक बीचों में कोई मिल गया तो यहाँ से टकरा के फिर दूसरी तरफ निकल जाएगी, आ रही थी इधर से, इस तल से टकरा करके फिर वापस निकल जाएगी। प्रकाश का परावर्तन चूंकि आपके सिलेबस में है, इसीलिए हम सिर्फ बेसिक सी चीज बता दे रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जब प्रकाश जो है किसी सीधी रेखा से चल के आता है और किसी तल से टकरा करके फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सीधे आया, टकराया और वापस चला गया, तो ये प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। तो किसी भी तल से, चाहे पानी चमकता क्यों है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, अब बहुत अधिक चमकता है वो तो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है, लेकिन चमकना या फिर किसी चीज का दिख जाना, पानी का भी दिखना, जल का भी, जल और पानी तो एक ही, तो सॉरी, तेल होता है, तेल में भी तो अगर टॉर्च जलाएं तो वो भी चमकने लगता है, वहां से भी परछाई उसकी, मतलब उससे टकरा करके अगर कहीं पे पानी लगा हुआ है और उसमें हम टॉर्च जलाते हैं तो दूसरे तरफ उसका जैसे जैसे पानी हिलाता है वैसे वैसे तो छत पे या फिर कहीं भी जो छाया उसकी जाती है, अर्थात जो परावर्तित होकर जो प्रकाश जाता है वो भी वैसे ही हिल रहा होता है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो पानी से भी जो होता है, पानी से या किसी द्रव से भी प्रकाश का परावर्तन होता है। अगला जो है हम पढ़ेंगे, यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये बात आ गई अपवर्तन की, कि यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। ठीक, यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। अर्थात अगर ये माध्यम है और यहाँ पे जो माध्यम है वो पारदर्शी माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम नहीं, वो माध्यम पारदर्शी माध्यम है, तो एक माध्यम, ये माध्यम एक अगर हम कहें, माध्यम एक है, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो जाना तो ये था सीधा, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है, अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, भुला जाता है कि किन्ने जाना है। जा रहा था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे माध्यम दू में आया वो रास्ते में भूल जाता है कि किधर जाना है, सीधा जाना है, इनमें जाना है कि उनने जाना है, तो सीधा न जाकर के थोड़ा सा रास्ता भूल जाता है, अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये भी प्रकाश का गुण होता है। अगला है कि दृश्य प्रकाश, जिसमें हम लोग देख पाते हैं। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घाते -10 मीटर। नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं भी काम आ सकता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घाते -10 मीटर होता है। अगला जो गुण है ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण हो जाता है। प्रकाश का ये भी एक गुण है कि प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है और प्रकाश का ध्रुवण भी होता है। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो रेगुलर अपडेट होती रहती हैं। रेगुलर अपडेट होंगी, आप नोट्स भी यहाँ से अच्छे से तैयार कर सकते हैं,
और हम ये गारंटी देते हैं कि यहाँ से नोट्स तैयार करेंगे आप तो आपको 100 में से 100% जो है कि चूंकि हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे आपको, तो 100% जो है आप एग्जाम में कर पे आ पाएंगे। थैंक यू।